हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1, ठीक है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का जो हमारी ये वीडियो है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिससे मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर करा दिए। आज का जो हमारा मेन टारगेट है, वो 4 पॉइंट्स को कवर करने का है। साधन आय, हस्तांतरण आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो पहले ये समझो कि साधन आय क्या होती है। देखो, अगर सीधे सीधा मैं बोलूँ तो साधन आय का हमारा मतलब होता है, जब मैंने आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि परिवार क्षेत्र जो होता है वो उत्पादन क्षेत्र को कुछ साधन प्रोवाइड कराता है, कुछ उत्पादन के साधन देता है, उत्पादन के कारक देता है, ठीक है। जिन जो कहते हैं उत्पादक जो क्षेत्र होता है वो उनसे लेकर अपना प्रोडक्शन करता है, अपना उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो वो जो साधन परिवार क्षेत्र जो होता है, जो उत्पादक क्षेत्र को दे रहा होता है ना, उसके बदले में उत्पादन क्षेत्र जो भुगतान करता है परिवार क्षेत्र को, वो भुगतान जो राशि होती है, वो भुगतान ही क्या होती है, एक तरीके की साधन आय। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उत्पादक होता है वो अलग अलग साधन के लिए अलग अलग तरह का भुगतान करता है। पहले ये समझो कि साधन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था 4 साधन होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा भूमि, ठीक है, श्रम, भूमि, श्रम और पूंजी और हमारा उद्यमी, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होता है, हमारे उत्पादन के साधन, ठीक है। ये हमारे उत्पादन के साधन होते हैं। तो इनके बदले जो ये वाली जो चीजें होती है, परिवार क्षेत्र जब उत्पादन क्षेत्र को प्रोवाइड कराता है, देता है उत्पादन करने के लिए, तो इसके बदले में उत्पादन क्षेत्र को भुगतान भी करना पड़ता है। वो भुगतान क्या होते हैं, जैसे वो लगान देता होगा, ठीक है, या कहते हैं मजदूरी, ब्याज, ठीक है, लाभ, ये कुछ चीजें कमाता होगा, वो देता होगा, ठीक है। तो ये जो है, यही है ना, यही हमारी क्या एक तरीके की साधन आय है। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है इनमें, ठीक है। तो साधन आय वह आय होती है जो उत्पादन के साधन आय वह आय होती है जो उत्पादन के साधनों का उत्पादन में योगदान देने के बदले प्राप्त होती है। उत्पादन के साधनों का उत्पादन में योगदान देने के बदले प्राप्त हो रही है, मतलब कि ये वाले जितने सारे साधन जो होते हैं, ये उत्पादन की प्रक्रिया में क्या कर रहे होते हैं, योगदान दे रहे होते हैं। और इसके बदले में क्या मिलता है, इसके बदले में जो हमें मिलती है आय, वो ही हमारी क्या है, साधन आय है, ठीक है। ये दो पक्षीय कमाई होती है। दो पक्षीय मतलब देखो, इसमें परिवार क्षेत्र भी दे रहा है कुछ, ठीक है, और जो उत्पादक क्षेत्र है वो उसके बदले में उन्हें दे रहा है, मतलब आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन दो पक्षीय आय है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई भी चैरिटी वैरिटी के पर्पज से नहीं है कि बस तुम ले जाओ, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, नहीं। उत्पादन क्षेत्र भी उसका भुगतान करता है, जो परिवार क्षेत्र उन्हें साधन दे रहा है उसका वो भुगतान करता है। तो दो पक्षीय है, ठीक है, दो तरफ से हो रही है ये कमाई, ठीक है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जब हम अपनी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे तो ये जो इनकम होती है, ये जो आय होती है, इस आय को हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ब्याज, किराया, मजदूरी, लाभ, ठीक है। आईओपी वाला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया, बहुत इजी सा था, सिंपल सी बात है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उनके बदले में मिलने वाली जो हमें क्या होती है, उनके बदले में मिलने वाली जो आय होती है, उसके बदले में मिलने वाली जो इनकम होती है, ठीक है, इसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है वही हमारी क्या होती है, साधन आय होती है। अब हम समझेंगे हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय से थोड़ी अपोजिट चली जाती है, मतलब जैसे ये दो पक्षी होती है, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला, ठीक है। लेकिन हस्तांतरण आय में क्या होता है, सिर्फ देने का होता है, लेने के लिए नहीं होता, मतलब कि सॉरी, सिर्फ लेने का होता है, इसमें देने के लिए नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये उत्पादन प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं होता। हस्तांतरण आय वो आय होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन ये जो होती है एक पक्षीय धारणा होती है, इस राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं करते हैं, और जो किस लिए दी जा रही, सहायता के रूप में दी जा रही होती है, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं होता, इसीलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, वो सारी इनकम, ठीक है, जो हमारे देश ने कमाई है, जनरेट की है, क्रिएट की है, ठीक है। लेकिन ये हस्तांतरण आय जो होती है वो एक पक्षीय अवधारणा होती है, ये ठीक है, दी जाती है, सरकार द्वारा दी जाती है, लोगों को सहायता जो दी जाती है वो होती है, जैसे पेंशन दी जा रही है, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि, ठीक है। तो ये होती है हमारी हस्तांतरण आय। तो आयोग साधन और हस्तांतरण अच्छे समझ में आ गया।
बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो बहुत इजी था और ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ये वो है होती है जो बिना उत्पादन प्रक्रिया में योगदान दिए मिल रही होती है। बिना हम उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं, मतलब कि इसके लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, ना ही कोई चीज किराए पे देनी पड़ रही है। ठीक है, बिना किसी योगदान दिए हमें ये मिल जाती है। जैसे पेंशन मिलती है, सरकार बेरोजगार जिन लोगों को रोजगार नहीं दिलवा पाती सरकार, उन्हें क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। ऐसी बहुत सारी वो सहायता देती है। वो हमारी क्या होती है, हस्तांतरण आय। ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब हमें क्या समझना है, हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष इंग्लिश में जब हम अपने वो करेंगे ना राष्ट्रीय आय के क्वेश्चंस, तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं, NIT। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इतनी सी है कि जो अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के बीच का अंतर ही क्या होती है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष कर से मतलब होता है जैसे GST होती है, वैट होता है। ठीक है, ये सारे जो वस्तु और सेवा की खरीद पर लगाए जाने वाले जितने भी कर होते हैं वो हमारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, और आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी, जैसे सरकार द्वारा बहुत सारी चीजों में छूट दी जाती है। ठीक है, सहायता दी जाती है, बहुत सी चीजें होती है, जैसे दवाइयाँ होती है, जैसे LPG सिलेंडर आता है हमारे घरों में, ये सब्सिडी होती है ना इनकी। ठीक है, मतलब कि इनमें थोड़ी सी छूट दी जा रही होती है, इनकी कीमत जो होती है थोड़ी सी कम कर दी जाती है। ठीक है, ये सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता होती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर में से अगर हम आर्थिक सहायता को हटा देते हैं तो नेट हमारी क्या कहते हैं, नेट जो टैक्स होता है जो हमारे द्वारा दिया जा रहा होता है वो निकल के आता है, उसे बोलता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देखो अप्रत्यक्ष कर जैसे मान लो GST टाइप की। ठीक है, आर्थिक सहायता मतलब हमारी जो सब्सिडी होती है, जैसे LP सिलेंडर्स को मिलती है ना, LPG गैस पे मिल रही होती है हमें। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, बहुत ये अलग अलग बहुत सारे नाम से होता है, वेट होता है, अलग अलग नाम होता है, लेकिन अब तो सबके लिए कॉमन ही कर दिया है, GST कर दिया है। ठीक है, और सब्सिडी अलग अलग चीजों पे दी जाती है। तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा आर्थिक सहायता का मतलब क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं में कुछ छूट कर दी जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, वो होता है। अब ये भी समझ में आ गया, बहुत इजी था, सिंपल सा है। आप अप्रत्यक्ष कर में से माइनस कर दो आर्थिक सहायता को, तो तुम्हारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आ जाएगा। अब हमें समझना है विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या है। विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय मतलब साधन आय मतलब समझ ही गए होगे, जो हमें उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बदले में प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो कुछ तो हमारे देश में अपना प्रोडक्शन का काम चल रहा है, बिजनेस चल रहे हैं। ठीक है, कुछ हमारा देश जो है वो बाहर देश से भी आयात निर्यात के काम करता है। ठीक है, बाहर देश के लोग आके हमारे देश में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें सैलरी भी दी जा रही होती है। बाहर देश में हमारी बहुत सारी कंपनी होती है तो उनसे भी हमें लाभ मिल रहा था, डिविडेंड सुना होगा। ठीक है, वो मिलता है हमें। ठीक है, तो कुछ जो भी विदेशों से हमारे देश को आय मिल रही होगी। ठीक है, और ऐसी कुछ बाहर देश के लोग आके हमारे देश में से काम कर रहे होंगे तो हम उन लोगों को सैलरी दे रहे होंगे, हम उन लोगों को डिविडेंड दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कि विदेशों से अर्जित साधन है, मतलब कि हमारे देश के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वहां से जो हमारे देश में आय आ रही है वो। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे जो बाहर देश के होंगे, उन्हें भी हम यहाँ सैलरी वैलरी देते होंगे। ठीक है, वो यहाँ से बाहर अपने देश में ले जाते होंगे वो इनकम। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, आयात निर्यात वाला एग्जाम्पल समझो। जैसे हमारे देश से कुछ सामान बाहर जाता है और बाहर देश से हमारे देश में कुछ सामान आता है, तो जब हमारे देश से बाहर देश में सामान जाता होगा तो हमारे देश को कुछ पैसे आते होंगे बाहर से, साधन आय आती होगी। वैसे जैसे हमारे देश में वो जो आय आ रही है वो क्या हो जाएगी, मतलब विदेशों से अर्जित साधन आय, जो हमारे देश में साधन आय आई क्यों, क्योंकि हमारे देश से सामान आयात हुआ दूसरे देश में। ठीक है, सॉरी निर्यात हुआ, आयात नहीं निर्यात हुआ, हमारे देश से बाहर देश में सामान गया। वैसे बाहर देश से हमारे देश में भी कुछ सामान आता होगा, क्योंकि हमारे ऐसा तो कोई जगह है नहीं जहाँ पे सारे रिसोर्स अवेलेबल हो, कुछ चीजें हम भी बाहर से एक्सपोर्ट करते होंगे, सॉरी इम्पोर्ट करते होंगे। ठीक है, निर्यात आयात करते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या जाएगी, विदेशों को साधन है तो हम उन्हें दे रहे होंगे, उसके बदले में जो उनकी चीजें हमारे देश में अभी बिक रही होंगी उनके बदले में हम उन्हें पैसे दे रहे होंगे ना, तो हमारे देश से कुछ उनके देश में पैसा जा रहा होगा। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय।
विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है, हमारे देश द्वारा अर्जित साधन है, हमारे देश द्वारा भारत देश से कमाई गई इनकम और भारत देश वालों का हमारे देश से कमाई गई इनकम के बीच का डिफरेंस, वो होती है भाई विदेशों से शुद्ध साधन। इससे हमारा वो अमाउंट निकल के आ जाता है कि एग्जैक्टली हमारे देश ने कितना कमाया है। ठीक है, हमारे देश ने जो कमाया है सो कमाया भारत देश से, और जो हमारे देश से कमा के ले जा रहे हैं उन्हें भी हटा दो, फिर नेट निकल के आ जाएगा कि हमारे देश ने बल्कि फाइनली कितना कमाया है। ठीक है, विदेशों से, इसे बोलते हैं विदेशों से सुसाधन। साधन आय को कारक आय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें चारों पॉइंट समझ में आ गए। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे, कुछ भी नहीं था इनमें, बहुत बेसिक सी नॉलेज दी है। ठीक है, आज मैंने तो साधन आय भी हो गया, हस्तांतरण आय भी हो गया हमारा, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी हो गया, विदेशों से साधन आय भी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। अब देखो टेलीग्राम पे भी मैंने एमसीक्यू डालना जो स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें मैं नोट्स भी डाल दे रही हूँ, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल दे रही हूँ। देखो एमसीक्यू से तुम्हारा फायदा क्या होगा ना, कि तुम्हारे को ना कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होती है वो तुम्हारी बढ़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में तुम्हें सोच के चार में से कोई एक पे टिक करना होता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो माइंड है वो चीजों को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेगा बारी बारी एमसीक्यू सॉल्व करने से। ठीक है, तो एमसीक्यू भी सारे जितने भी मैं डाल रही हूँ उन्हें करो। ठीक है, नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे भी ठीक है नोट कर लो वहां से अपना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक है, बाय।